हेलो क्लास 10th एनालिस्ट स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि इस समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ चुकी है टॉप 5। 2 वीडियो आ रही है रोज़ की, बट व्यूज़ एक पे भी नहीं आ रहे ढंग से। तो मैं सोचा चलो यार ज़्यादा मेहनत करके फ़ायदा नहीं है, जब ज़रूरत होगी 2-2 वीडियो की तब डालेंगे हम 2-2 वीडियो। अभी एक ही डालते हैं, ठीक है। तो एक ही वीडियो पे फोकस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपसे रोज़ एक ही वीडियो आएगी शाम को, ठीक है। देखा, परमानेंट सेटलमेंट या रैयतवाड़ी या महलवाड़ी, ये कई बार पूछा गया है, इस पे डिस्कस करो। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं रैयतवाड़ी पे, महलवाड़ी पे, तो एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। चलिए बात करते हैं इस पे। सारी एक ही हैं, अलग अलग है। सबसे पहले है इसी के अंदर परमानेंट सेटलमेंट में स्थायी बंदोबस्त। वो आपसे पूछेगा कि भाई स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट क्या है या क्या था, तो उसके बारे में बता देना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। जो ब्रिटिश उपनिवेश का जो समय था, उस समय जो एग्रीकल्चर था ना, वो अलग थलग पड़ा हुआ था। इन द सेंस कि ब्रिटिश के शासनकाल में जो एग्रीकल्चर था ना, उससे टैक्स लगान वगैरह जो भी लिया जाता था ना, वो बहुत अलग तरीके से लिया जाता था। उनकी ज़मीन का हिस्सा या उनकी कृषि का हिस्सा, उनकी जो भी फसल होती है उसका हिस्सा, वो भी दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अगली बार ज़्यादा, कभी कम ज़्यादा चलता रहता था, ठीक है। लेने वाले कौन थे? जी हाँ, लेने वाले आपके वही जमींदार, साहूकार, बड़े बड़े जो भी मुनीम वगैरह, लाला वगैरह, वो हड़पने वाले लोग। अब जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेशन दिया, एक प्रशासन दिया। जैसे किसी गांव में काम करना है तो अंग्रेज लोग करेंगे, सड़कें बनवाएंगे, आपको सिंचाई उपलब्ध करवाएंगे, खेतों में आपका खेतों का बंदीकरण होगा, यानी कि बाड़ वगैरह लगवाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो ये सब कुछ करेंगे तो जाहिर सी बात है तुमसे टैक्स भी लेंगे। तो खेती के टैक्स देना उस समय तो ऐसा प्रचलन में नहीं था कि खेती का टैक्स दिया जाता था, है ना। ले लिया तो ले लिया, नहीं लिया तो छोड़ दिया, ये खेल होता था। बट अब एक प्रॉपर टैक्स होगा, खेती का टैक्स, ठीक है। और वो भी प्रॉपर हर एक इंसान के लिए, चाहे वो छोटी ज़मीन लेकर बैठा हो, चाहे बड़ी ज़मीन लेकर बैठा हो, सबके लिए एक टैक्स, एक प्रणाली, एक प्रॉपर मेथड शुरू होगा टैक्स का, सिस्टम जिसे कहते हैं। तो स्टार्टिंग होती है बंगाल के अंदर। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों पहले एक ही पार्ट से, मैंने आपको बताया था बंगाल के बारे में। तो बंगाल में शुरू होता है 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी नीति लागू की थी। या पूछ लेगा स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या स्थायी बंदोबस्त किस ईयर में लागू हुआ था, तो 1793। और जैसे स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट जो था वो लागू किया, इनकी जो वो थी, इनका जो टैक्स का रेशियो था वो बढ़ने लगा। उड़ीसा में लागू की गई एक भू राजस्व व्यवस्था थी। इसमें जमींदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया जाता था और उन्हें सरकार को एक निश्चित वार्षिक राजस्व देना अनिवार्य था। यानी कि अब ये इससे डायरेक्ट नहीं लेते थे, किसानों से अब डायरेक्ट वाला मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि डायरेक्ट का मतलब है कि आपको गांव में रहना पड़ेगा। अब अंग्रेज गांव में तो रहेंगे नहीं, ठीक है। तो गांव में ना रहना उनके लिए एक फ़ायदेमंद भी था और एक घाटे का भी था। घाटा ज़्यादा था क्योंकि उन्होंने जमींदारों को अपना वो बनाया। उन्होंने बोला भैया तुम इतने गांव संभालो और हमें इतना टैक्स दे दो, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 50 गांव संभाला, 50 गांव से मुझे 500 टन अनाज दे दो, ठीक है। 500 टन अनाज दे दो 50 गांव से। आसान था क्योंकि इससे ज़्यादा जमींदार निकलवा ही लेते थे। तो उनको लगा पहले स्टार्टिंग में, ठीक है भाई 500 टन कौन सी बड़ी बात है, हम तो 1000 टन निकलवा लेते, 500 तो फिर भी बच रहा है। और इस तरीके से जमींदार जो थे इनकी चाल में फंसते चले गए और चाल में ऐसा फंसे कि हर साल वार्षिक राजस्व देना पड़ेगा। वार्षिक राजस्व हर साल देना ही पड़ेगा एक निश्चित रूप से। इनमें जमींदारों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया जाता था, उन्हें सरकार को एक निश्चित वार्षिक राजस्व देना पड़ता था, ठीक है।
अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो परमानेंट सेटलमेंट वॉज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अंडर द सिस्टम जमींदार्स वर मेड लैंड ओनर्स एंड वर रिक्वायर्ड टू पे अ फिक्स एनुअल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर? यस। ये आप मैं बता रहा हूँ फिर से, देखो आप चाहो तो इस पर ऐसे करके ऐसे डबल टिक लगा लो, ऐसे डबल स्टार। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अभी जस्ट हमने जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया ये 2 दिन, जो मैंने सुबह की वीडियो में क्वेश्चन पेपर बताए थे, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो देख लीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो सारे के सारे आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपने नहीं देखा तो याद से प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है, डेट शीट आप लोगों के पास पहुंच चुकी है। यहाँ मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया डेट शीट का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने एम से दूर कर सकती है, पर आपको उसको कांटेक्ट में रखना है, दूर नहीं जाने देना। अगला रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या होता है? सेकंड है रैयतवाड़ी सिस्टम या रैयतवाड़ी प्रणाली 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरुआत हुई थी। इसमें किसानों से रैयतों को सीधे सरकार को कर चुकाना पड़ता था और वह भूमि के मालिक माने जाते थे। ठीक है, अब जब इन्होंने 1793 में 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किया, तो वहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा कमियाँ देखने को मिली। कमियाँ ये थी कि जो बीच में जो जमींदार बैठे हुए थे वो ढंग से पे नहीं कर पा रहे थे टैक्स। कई बार वो किसानों से लेते थे मगर अंग्रेजों को चुकाते नहीं थे और अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि नहीं भैया, ये काम ही ख़त्म करो, लैंडलॉर्ड को हटाओ यहाँ से। अब डायरेक्ट हम किससे बात करेंगे? जी हाँ, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट किसानों से। रैयत मतलब किसान। ठीक है, किसान। और ये लागू होती है 19वीं सेंचुरी में मद्रास और बॉम्बे में। मद्रास और बॉम्बे में किसानों को रैयत कहा गया और सीधे सरकार को कर चुकाना पड़ता था। ठीक है, और वे भूमि के मालिक माने जाते थे, यानी कि आपकी भूमि, आपकी ज़मीन, आप उस पर कृषि करें और आप अपने पास से हिस्सा दें डायरेक्ट। इससे क्या होता था? इससे आपका भी हिस्सा ज़्यादा नहीं जाता था और अंग्रेज़ों को भी ज़्यादा मिल जाता था, क्योंकि जो बीच में लैंडलॉर्ड के बीच में जो जमींदारों के पास जाता था वो कट गया, और जो जमींदारों के पास जो जाता था वो कट गया, और वो आधा बट गया किसानों के बीच में और आधा बट गया अंग्रेज़ों के पास। क्लियर? समझ में आ गया? तो रैयतवाड़ी प्रणाली बता दोगे? देखो, द रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन द अर्ली 19th century इन द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। अंडर दिस सिस्टम फार्मर्स वर कंसिडर्ड लैंड ओनर्स एंड हैड टू पे रेवेन्यू डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। चलिए, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी प्रणाली क्या थी? तो उत्तर है महालवाड़ी प्रणाली 1822 में जेम्स थॉमसन द्वारा उत्तर भारत में लागू की गई थी। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, वही वाला सेम क्वेश्चन पूछेगा। जैसे महलवाड़ी सिस्टम किस ईयर में आई थी, किस साल में महलवाड़ी सिस्टम को देखा गया था, है ना? तो आप बता देना 1822 में। या फिर पूछ लेगा महलवाड़ी सिस्टम जो था वो किसके द्वारा लाया गया था, तो क्या लिखोगे? जेम्स थॉमसन के द्वारा। ठीक है, ठीक है। महलवाड़ी मतलब बड़े बड़े महल। उस समय तो गांव के मुखिया के भी बड़े बड़े महल होते थे। अब यहाँ से कर चुकाना होता था, यानी कि अब कई गांव को, एक गांव को एक महल यानी कि करदाता माना जाता था। पूरे गांव को एक परगना कह सकते हो या करदाता बोलते थे। और उस करदाता यानी उस पूरे गांव से मुखिया से हम टैक्स लेंगे, क्योंकि मुखिया सारा टैक्स वसूल के अपने पास रखेगा, है ना? ऐसा लग रहा है ना स्थायी बंदोबस्त की तरह। अब जाहिर सी बात है स्थायी बंदोबस्त की तरह लग रहा है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में जमींदार थे ऐसे सिचुएशन में, और यहाँ पे मुखिया है ऐसी सिचुएशन में, तो गलत तो है नहीं। तो गांव के मुखिया लंबेदार कहलाते थे, उनको सरकार को अदा करना पड़ता था टैक्स। बताओ यस और नो, बताओ। क्लियर? सो इंग्लिश में एक बार पढ़ें। द महलवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन नॉर्थ इंडिया इन 1822 बाय जेम्स थॉमसन। In this system, a village of Mahal
was considered the tax paying unit and the village head लंबरदार was responsible for paying revenue to the government। ठीक है, बता दोगे कि रेवेन्यू को कौन आगे बढ़ा सकता था, कौन काम करता था इस पर? क्लियर, समझ में आ गया? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में उसको तीनों की कंपैरिजन कर दी। अब ऐसे ही बता दूँ मैं, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी प्रणाली में क्या अंतर है। तो अब तीनों के बारे में बता दोगे। पहले तो दोगे स्थायी बंदोबस्त बंगाल के अंदर 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा आयोजित मतलब हुई थी। ठीक है, और इस सिस्टम के तहत क्या था कि इसमें एक पूरे गांव के लैंडलॉर्ड या फिर जो भी जमींदार वगैरह होता है उससे टैक्स कलेक्ट किया जाता है और वो टैक्स कलेक्ट करता है किसानों से। ठीक है, तो पहले तो आपने परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त बता दिया। दूसरा बताओगे आप रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी आप लिख देना कि ये साउथ की तरफ में था, जेम्स जो भी था उसका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो उसने स्टार्ट किया था और ये डायरेक्ट किसानों से लिया जाता था, वो डायरेक्ट पे करते थे रेवेन्यू। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, और लास्ट है महलवाड़ी, ये जो उत्तर भारत में था। उत्तर भारत में था, इसके अंदर मुखिया से हम लिया करते थे, यानी विलेज का जो हेड होता था उससे टैक्स कलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, तो तीनों में कंपैरिजन आराम से कर लोगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, आराम से कर लोगे। यस और नो बताइए। गुड, बता दोगे, मुझे पता है ईजी है यार, और तुम लोग वैसे ही पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम लोग फोकस करके अपने पढ़ाई में बेहतर कर सकते हो, आई नो। फिफ्थ क्वेश्चन है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कहता है कि इन तीनों प्रणालियों का भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। यार जाहिर सी बात है ना, अब किसानों पर टैक्स नए तरह से थोपोगे तो ज़मीन तो ज़्यादा उपज ही नहीं दे रही, ज़मीन तो उतनी उपज देगी जितनी दे सकती है। बट ऐसे में अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो ये रह गई है नुकसान वाली कि आप नहीं कर सकते, आप उसकी टैक्स तो ज़्यादा से ज़्यादा वसूलने की कोशिश करोगे, मगर किसानों के पास जो कृषि है वो ज़्यादा नहीं आ पाएगी। तो पहले तो ये स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों ने अधिक कर लगाया, जिससे किसानों की स्थिति खराब हो गई। इसमें तो कोई जोड़ा नहीं है, ये तो हम कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। रैयतवाड़ी में भी सेम सीन है, क्योंकि इसमें अब डायरेक्ट अंग्रेज़ों ने कर ज़्यादा रख दिया और किसान और गरीब होते चले गए। और तीसरी या महलवाड़ी प्रणाली में किसानों को भारी कर चुकाना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। अब इसके कई कारण थे यार, आर्थिक स्थिति कमज़ोर करने के कई कारण हो सकते हैं, एक नहीं। अब जैसे तो एक सैलरी वाला बंदा है, उसको आपने बता दिया भाई एक प्रॉपर किस्त आपकी इस महीने में कटेगी, इस तरीके से किस्त कटेगी, तो आप क्या करेंगे, आपको अपनी सैलरी से एक हिस्सा निकाल के देना पड़ेगा उसे। ठीक है, अब जैसे किसी की सैलरी है 40,000 रुपये, अब 40,000 रुपये में तो उसने बोला भाई आपके घर की किस्त जा रही है 8,000 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे, तो इंसान आराम से दे देगा। बट एक किसान के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि किसान के लिए इसलिए नहीं हो सकता, कभी सिंचाई खराब हुई तो खेती उतनी नहीं हो पाएगी, उतना पैसा नहीं आ पाएगा। वो कितना सोचेगा कि कितना आएगा, बताइए। और हो सकता है पिछले साल अच्छी खेती हुई हो, इस साल थोड़ी ख़राब हो जाए, ये पिछली बार ख़राब हुई हो इस बार अच्छी हो जाए थोड़ी, और अच्छे तो कभी कुछ नहीं होता, ये भी आप जानते हो। या बेटी के साथ जो हुई इस साल, तो पूरा स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा लगान देने का। इसलिए फिल्मों में देखा होगा 2 गुना लगान लूँगा, 3 गुना लगान लूँगा। ये गुना मतलब क्या हो रहा है, ये मतलब ये हो रहा है कि अगर किसी साल तुमने लगान नहीं दिया तो अगले साल उसका डबल लगा लूँगा मैं। और ऐसे करके बेचारे गरीब किसान जो थे वो परेशान हो जाते थे, पूरा गांव लूट जाता था, पूरा गांव अंग्रेज़ों द्वारा लूट लिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ उनके टैक्स पे, है ना, सिर्फ टैक्स पे। ठीक है, तो अगर आपने देखी हो लगान, देखी किसी ने लगान मूवी देखी है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने देखी होगी। तो लगान में भी आप देखो ना, वो अंग्रेज़ लोग क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं या तो हम जीते तो ठीक है, नहीं तो 3 गुना लगान देना पड़ेगा, 3 गुना लगान। और बाकी वो बोलते हैं कि भैया इस साल गांव में खेती ढंग से नहीं हो पाई है क्योंकि सूखा पड़ गया था। अब सूखा पड़ जाए, बरसात आ जाए, बाढ़ आ जाए, बेटे के साथ यो दे डोंट केयर, उन्होंने जो टैक्स बोला है उतना टैक्स वो कलेक्ट करेंगे, और उतना टैक्स तो उन्हें कलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी तो आगे जवाब देना है। और किसानों से तो अब ये ठीक था कि आप मुखिया या फिर जमींदारों से तो कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, दिक्कत तो ये थी ना, मुखिया और जमींदारों से कैसे कलेक्ट कर लोगे यार, आप ये भी सोचो ना कि आप, क्योंकि उसको जब किसान नहीं देगा तो फिर वो तुम्हें कहाँ से देगा, फिर आप उनकी ज़मीन जब्त करते हो, तो इसलिए जमींदार और मुखिया भी तुमसे डर के मारे रहता है, पीछे रहता है ना। फिर वो किसानों की हेल्प करता है, किसानों की ज़मीनें हड़प लेता है, फिर आपका जो डाइट किसानों से बन रहा होता है वो भी ख़राब कर देता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती थी, इन तीनों सिस्टम में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती थी। और आगे आने वाले समय में तुमको ये तीनों सेटलमेंट जो भी है ना, परमानेंट सेटलमेंट जो है, रैयतवाड़ी वगैरह, महलवाड़ी सिस्टम, इसके बारे में बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोगों ने आगे जाके हिस्ट्री ली तो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था।
और अगर किसी तरह का डाउट है तो नंबर दे रखा है आपको, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी कुछ नया टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।